Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss third part of photochemistry unit. थर्ड यूनिट पे हम बात कर रहे थे और थर्ड यूनिट के हम आज एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपके साथ। वो टॉपिक है आपका लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ या बियर लैम्बर्ट लॉ, जैसे बोलना चाहो वैसे समझ सकते हो। आपके पास इसे समझने से पहले आप एक बात समझो कि आपके पास एक सिस्टम है। एक सिस्टम में आपके पास तीन सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट बी एंड सॉल्वेंट सी। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पर इसे लाइट रेडिएशन प्रोवाइड करी। जब आप इसे इस सिस्टम को लाइट रेडिएशन प्रोवाइड करते हो तो लाइट रेडिएशन जब इस सॉल्वेंट्स पर पड़ती है तो सॉल्वेंट पे पड़ने के बाद इसकी माना कि अगर मैं इसे आई इंटेंसिटी की रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा था तो आपके पास यहाँ पे एब्जॉर्बेंस सेम होती है। इस पूरे सिस्टम की एब्जॉर्बेंस सेम है और मैंने माना कि 10% एब्जॉर्बेंस है। एब्जॉर्बेंस का क्या मतलब है, आपने सपोज कोई लाइट दी, उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड जिस पे लाइट पड़ी उसने लाइट की कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब किया, बाकी लाइट को आगे ट्रांसमिट कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस। और जो लाइट उसने एब्जॉर्ब करी दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। तो मैंने माना जो लाइट रेडिएशन में इसे प्रोवाइड कर रहा था इस सिस्टम को, जिसमें तीन सॉल्वेंट्स हैं ए बी सी और तीनों हेट्रोजीनियसली एक दूसरे से अलग अलग हैं। हेट्रोजीनियस मतलब एक दूसरे में मिक्सिबल नहीं है, मिक्स हो जाते तो पता भी नहीं चलता ए अलग है बी अलग है। तो तीन सॉल्वेंट, तीन कंपोनेंट आपके पास अलग अलग हेट्रोजीनियस फेज पे है, तीनों की अपनी अपनी फेसेस हैं। तो आपके पास आई इंटेंसिटी की रेडिएशन, लाइट रेडिएशन आपने इस सिस्टम को दी तो ए से गुजरी, ए का जो एब्जॉर्बेंस था, पूरे सिस्टम का एब्जॉर्बेंस 10% है। तो माना कि मैंने 100% इंटेंसिटी से लाइट रेडिएशन इसे प्रोवाइड करी तो ए सॉल्वेंट ने 100% का 10% एब्जॉर्ब किया और 90% लाइट रेडिएशन इसने आगे ट्रांसमिट कर दी। फिर क्या हुआ कि बी सॉल्वेंट को 100% की फील नहीं हुआ, बी वाले सॉल्वेंट को सिर्फ 90% का लाइट रेडिएशन इसे फील हुई। इसके 90% का 10%, 9% इसने एब्जॉर्ब किया, 81% लाइट रेडिएशन इसने आगे ट्रांसमिट कर दी। फिर 81% का 8.10% यानी कि 8.1% सी ने एब्जॉर्ब किया और 72.9% आगे बचेगा जो ये सिस्टम से आगे बाहर निकाल देगा। तो जो लाइट रेडिएशन इमिट हुई, सपोज उसकी इंटेंसिटी I0 थी। तो जैसे जैसे आपके पास लाइट आगे बढ़ती रहती है तो थिकनेस के साथ इंटेंसिटी कम होती रहती है। थिकनेस क्या है, माना कि इस सिस्टम की जो लेंथ थी वो x थी, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है तो इंटेंसिटी जो ABC सॉल्वेंट या जो ट्रांसमिट हो रही है लाइट, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। एब्जॉर्बेंस तो पूरे सिस्टम का सेम था और जब एब्जॉर्बेंस सेम था तो एब्जॉर्बेंस सेम होने की वजह से इसकी जो परसेंटेज लेवल मैंने आपको दिखाया है वो इस तरीके से बढ़ रहा था। तो होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। पूरे सिस्टम की एब्जॉर्बेंस 10% थी तो ए ने 100 का 10% लिया, 90 आगे किया, 90 का 10% 9% बी ने एब्जॉर्ब किया, 81% इसने आगे ट्रांसमिट किया। सी को 81% फील हो रहा था, 81% का 8.1 10% इसने एब्जॉर्ब किया जो कि 8.1 आया और बाकी का 72.9% इसने आगे ट्रांसमिट कर दिया। एक एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं। जब ये लाइट को इमिट करता है तो थिकनेस के साथ साथ आप देखोगे कि इंटेंसिटी कम होती है। तो बियर ने इस बात को कहा था, बियर्स लॉ में बियर्स ने इस बात को कहा था द चेंज इन इंटेंसिटी। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब चेंज होता है, डिफ्रेंशिएशन के जो साइन होता है उसका मतलब सिर्फ चेंज होता है। तो इंटेंसिटी में चेंज विद द थिकनेस के साथ या डिस्टेंस के साथ जो इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है, एक्चुअली इंटेंसिटी कम होती है इसलिए माइनस साइन से डिनोट करते हैं। माइनस साइन ये बताता है कि इंटेंसिटी धीरे धीरे थिकनेस के साथ साथ कम हो रही है। द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो लाइट आ रही थी उसकी इंटेंसिटी में जो चेंज है विद द थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, ये बियर लॉ है। फिर आता है लैम्बर्ट्स लॉ की बारी। तो लैम्बर्ट्स क्या कहता है, लैम्बर्ट्स ये कहता है आपके पास द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विद द थिकनेस, एक्स के रिस्पेक्ट में या थिकनेस के रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी में जो चेंज आ रहा है, जो कमी आ रही है थिकनेस के साथ साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास। एक तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था और दूसरा साथ साथ
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करता है। जितनी इंटेंसिटी से आप लाइट एब्जॉर्ब करवाओगे तो इंटेंसिटी यहाँ पे उतनी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो थिकनेस के साथ साथ इस इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आपने दी होती है। तो इंटेंसिटी में चेंज उसी पे डिपेंड करता है जो इंटेंसिटी की, जैसे 100% इंटेंसिटी की आपने दी थी तो ये हो जाता है। तो ये बीयर्स लॉ है और ये लैम्बर्ट्स लॉ है। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे या दोनों रूल को कंबाइन करेंगे। जब हम दोनों नियमों को कंबाइन करते हैं, द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विद द थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और सिस्टम अकॉर्डिंग टू बीयर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ। दोनों को कंबाइन कर लिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, I इंटू सी आ गया। इसको आप थर्ड भी पढ़ सकते हो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं हटाऊं तो DI अपॉन DX इज इक्वल टू आएगा आपके पास एक KIC। तो K यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये जो आपके पास लैम्बर्ट बीयर लॉ आया है, मैं इसे और आगे बढ़ाऊं तो मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो DI अपॉन DX इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस KIC। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लास 12th में भी 9 चैप्टर होता था डिफरेंशियल इक्वेशन का, PCM वालों को पता होगा। और ये इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन कई जगह पे आती रहती है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे PCM वाले एक पूरी की पूरी बुक पढ़ते हैं। खैर, मैं जब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है जिसमें भी d बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई डेरीवेटिव वाले टर्म आते हैं, ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने का सबसे पहला या बेसिक मेथड होता है सेपरेशन मेथड। मतलब सेम वेरिएबल्स को एक तरफ रखो, बाकी वेरिएबल्स को एक साइड रख दो। तो जैसे आपके पास इंटेंसिटी वाले I वाले को मैंने एक साइड रखा इज इक्वल टू माइनस KC और DX, x वालों को एक साइड रख दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, K कांस्टेंट, इन सिस्टम्स के या इन सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन जो है वो भी फिक्स है, वो भी कांस्टेंट है। तो कंसंट C भी कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम उसे C को भी बाहर लिख सकते हैं। आपके पास जो रेडिएशन आपने दी थी वो I इंटेंसिटी की थी, या आप इसे I0 कह दो, और जो बाहर निकली थी वो I0 की थी। तो जो आपने इसे ये पूरी कहानी यहाँ से यहाँ तक में इंटेंसिटी I से I0 तक गई, तो I से I0 ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट थी और ये ट्रांसमिट की इंटेंसिटी थी। और आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे इस सिस्टम में, तो 0 डिस्टेंस थी, 0 से x डिस्टेंस था, आप चले थे, तो आप ये लिमिट लगा दोगे। फिर मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ, तो DI अपॉन I, dx log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। तो 1 अपॉन एक्स की जगह, यहाँ पे x की जगह I चल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो आएगा ln I, लिमिट आ जाएगी I से I0, जहाँ पे I इंटेंसिटी है इंसिडेंट का है और ट्रांसमिट जो निकल रही है उसको हमने I0 से डिनोट किया है। कुछ बुक्स में I0 और इसे I से या I1 या I2 से भी डिनोट किया जा सकता है, वो अलग चीज़ है। K माइनस KC, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x आएगा, लिमिट आएगी 0 टू x। अब आप लिमिट लगाओ, तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं, माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट लगा दिया इज इक्वल टू माइनस KC x माइनस 0। इसे लिमिट सॉल्व करते समय अपर लिमिट x की जगह x माइनस x की जगह 0, तो x माइनस 0 x ही बचेगा। लॉग I0 अपॉन I को हम I0 अपॉन I पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स में I अपॉन I0 कह देता है, वो डिपेंड करता है आपने क्या लिया है। हमने I0 जो लिया है वो ट्रांसमिट की इंटेंसिटी थी, और I जहाँ पे मैं जो डिनोट कर रहा हूँ वो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी है। तो I0 अपॉन I इज इक्वल टू माइनस KCX। अब क्योंकि ये इसे मैं कुछ इक्वेशन पढ़ लेता हूँ, अभी तक मैंने यहाँ कोई इक्वेशन नहीं मानी है, तो इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन पढ़ लेता हूँ। जब हम इसे थर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे तो अब आपके पास इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं बचता, आपके पास बस एक काम ये बचता है। आप एक काम ये कर सकते हो कि आपने जो दी थी वो I0 मान लो, इसे I दे दो, क्योंकि बुक्स में तुम्हें शायद ऐसा ही कुछ दिखेगा। तो हम यहाँ पे लिमिट I0 से I कर लेंगे। जब हम I0 से I करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और ऐसा दिखाई देगा तो I अपॉन I0 दिख जाएगा। वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपने क्या लिया था, क्योंकि आप यहाँ पर लेने जा रहे हो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप एंटी लॉग ले रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट, क्या पाते हैं हम एंटी लॉग लेने पर आपको जो मिलेगा, तो I अपॉन I0, क्योंकि इधर से तो आपने एंटी लॉग ले लिया,
जब आपने एंटी लॉग ले लिया तो यहाँ पे से तो लॉग हट जाएगा। तो आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू, एंड ई बेसिस पर है तो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ई की पावर में चला जाता है, ई की पावर माइनस के सी एक्स, इक्वेशन नंबर 4। और बोलें तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस के सी एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 ये डिफरेंशियल इक्वेशन या इसका सॉल्यूशन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस के सी एक्स। इसकी जो इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है कैंडल वगैरह, वही इसकी भी यूनिट होगी। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल होनी चाहिए, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए। तो वो पूछता है ये जो के आपने कांस्टेंट है इसकी यूनिट पूछता है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए। आपको पता है के सी एक्स में सी की जो यूनिट होती है वो होती है कंसनट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर में होगी। अगर मीटर में लिया है तो मीटर, सेंटीमीटर में लिया है तो सेंटीमीटर। तो इस के की यूनिट क्या होनी चाहिए ताकि इस पूरे की कोई यूनिट ना आए, तो के की यूनिट होनी चाहिए मोल पर लीटर की पावर -1 और सेंटीमीटर इनवर्स। तो के की यूनिट ये होती है, क्योंकि इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो के की यूनिट बनती है मोल पर लीटर की पावर -1 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मीटर में है तो मोल पर लीटर की पावर -1 मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यही आपके सॉल्व करने का तरीका है। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप यहाँ पर इसे नेचुरल लॉग है, आपको इसे 10 बेस पे कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको आप पॉज करके पहले नोट कर लो और उसके बाद मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसे यहीं पे समझ लो, इस वाले पोर्शन को यहीं पे समझ लो, या मैं इसे यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया, कर लेना पॉज करके, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे से, देखो ध्यान से समझो। फिर इक्वेशन नंबर 3 जो आपने लिखी है, पहले वो नेचुरल लॉग पे थी, आपने उसे 10 बेस पे कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 10 बेस वाला लॉग बन गया। थर्ड इक्वेशन से कह रहा हूँ, वहाँ से यहाँ वैसे भी कर सकते हैं सॉल्व और 10 बेस पे कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो लॉग आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू बनेगा माइनस के सी एक्स। आगे बढ़ाऊँगा तो लॉग आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 सी एक्स। इस k अपॉन 2.303 को हम एप्सिलॉन पढ़ लेते हैं, जहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू ये है k अपॉन 2.303। तो i अपॉन, ये तो log i अपॉन आई नॉट की वैल्यू है, तो i अपॉन आई नॉट आपके लिए क्या हो जाएगा, i अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 10 की पावर एप्सिलॉन सी एक्स। ये जो आई नॉट था वो यहाँ चला